वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर है 3 डिमांड, उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो उसमें हमें यहाँ पे प्राइस जो है कांस्टेंट रखनी है। दूसरे फैक्टर जो है प्राइस के अलावा उसके ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसमें डिमांड के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होती है उसी के ऊपर ये पूरा यहाँ पे प्लॉट करना होगा हमें टेबल और ग्राफ। तो हम यहाँ पे जो है टेबल हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कॉमन जो है प्राइस को कांस्टेंट रखा हुआ है 3 रखी हुई है, और यहाँ पे डिमांड जो है वो 1 2 3 4 5 रखी हुई है। और उसी के हिसाब से अगर डिमांड का यहाँ पे बनाते हैं तो पहले हमने ए पॉइंट को लोकेट किया जब डिमांड थी 3, और उसी के ऊपर से जब दूसरे फैक्टर चेंज होते हैं प्राइस के अलावा तो वो मानो कि डिमांड यहाँ पे राइज हो रही तो हम पॉइंट सी को लोकेट करेंगे, अगर डिमांड फॉल होगी तो हम यहाँ पे पॉइंट बी को लोकेट करेंगे। तो 3 अलग अलग कर्व जो है हमें यहाँ पे मिलेंगे D1 D1 D2 D2 और D3 D3। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है वो दूसरे फैक्टर से चेंज होती है जो प्राइस के अलावा होते हैं। ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ग्राफ का तुम अपने हिसाब से अपने वर्ड में लिख सकते हो। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग जो शेड्यूल है जो उसका हमने प्लॉटिंग किया था पॉइंट का उसी को यहाँ पे लोकेट करके उसको एक्सप्लेन करना है। यही चीज़ यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखनी होगी। अब थोड़े कंसेप्ट आ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का रेशियो जो अगर हम फाइंड करते हैं तो वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड जो है वो 5% राइज हो रही है तो हम उसको प्लस लेके, अगर फॉल हो रही होगी तो हम माइनस लेते हैं। फिर जो डिमांड में हमने ऐसा लिया और फिर जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस जो है वो अगर वो फॉल हो रही होगी तो उसमें वो भी माइनस में लेके, और वो राइज हो रही होगी तो उसको प्लस में लेके। यहाँ पे जो आंसर है वो मोड में लिखना है, ये बात हमें याद रखनी है। उसका कोई यूनिट भी होता नहीं है और इसको ईपी से बताते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मार्शल के हिसाब से फिर से बतानी है। हमने आगे भी देखा था कि जिस तरह से प्राइस फॉल हो रही थी तो डिमांड राइज हो रही थी, अगर प्राइस जो है वो राइज होगी तो डिमांड फॉल होगी, उसी के हिसाब से फिर से वो डेफिनेशन बता देनी है। तो वही जो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी उसकी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की हम यहाँ पे 5 अलग अलग डिग्री जो है इलास्टिसिटी की वो समझने वाले हैं। उसमें पहले आएगी प्राइस इलास्टिसिटी, फिर परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। ये सभी टॉपिक की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। तो पहला उसमें आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर मानो कि थोड़े जो प्राइस में हम चेंज करते हैं नेग्लिजिबल चेंज करते हैं और उसमें डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट जितनी बढ़ जाती है तो ऐसी डिमांड को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे उसका जो है फॉर्मूला लेके उसको फाइंड किया है। तो यहाँ पे हम प्राइस को मानो कि 1 रखते हैं और ईपी जो है हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो कितनी मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। और उसका जो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे प्राइस तो है वो कांस्टेंट रहती है लेकिन डिमांड जो है वो इंक्रीज यहाँ पे जो हो रही थी वो इनफाइनाइटली हो रही है। तो ऐसी डिमांड अगर हम रियलिटी में बात करते हैं तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इकोनॉमिक्स की थियरी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसी डिमांड जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो डी कर्व यहाँ पे जो है और डिमांड कर्व यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और उसका ग्राफ भी इस तरह से जो है बताया गया 3.5 में वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ से क्या पता चलता है, तो ग्राफ से हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और डिमांड जो है वो इनफाइनाइट जितनी बढ़ती जा रही है। अब उसका उल्टा टॉपिक आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हम मानो कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करें या थोड़ा सा चेंज करें मतलब तो भी उसमें जो उसकी डिमांड जो है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ऐसी डिमांड को बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे भी उसका एग्जांपल लेके बताया हुआ है कि मानो कि प्राइस में हम 10% चेंज करते हैं लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ईपी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और ये हमेशा उसकी वैल्यू यहाँ पे ईपी की 0 आने वाली है। अगर इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे डिमांड का जो है अपने को डी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मिल रही है जो यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है। इस ग्राफ से क्या पता चलता है, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन डिमांड जो है वो उतनी की उतनी कांस्टेंट है। इस तरह से ये ग्राफ बनाया गया है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज चेंज वो डिमांड में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज अगर प्राइस में होता है। तो दोनों का अगर रेशो लेते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ऐसी डिमांड को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसका स्लोप जो है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 होती है और इसके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे उसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो भी हमें डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है 3.7 में ऐसा मिलेगा।
तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो इसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो वैसी डिमांड को बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। और इसका यहाँ पे एग्जांपल देके भी उन लोगों ने बताया हुआ है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड 30 है और जो कम हो रहा है और प्राइस जो है वो 10% बढ़ रही है, तो उसका अगर रेशियो फाइंड किया तो कितना मिला, EP3 मिला, जो 1 से बड़ा है। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे वो ग्राफ का जो है वो DD यहाँ पे जिस तरह से बनाया है वैसा हम बना सकते हैं। और ये लग्जरियस आइटम जैसे रहती है, जैसे कि टेलीविज़न, कार, उसमें इस टाइप की डिमांड जो है देखने को मिलती है। अब आ रहा है यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड जो है वो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में छोटी होगी, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे उसको एग्जांपल देके बताया हुआ है कि डिमांड का जो है यहाँ पे प्रोपोर्शन 5 रखा गया हो, जो डाउन हो रहा था, और प्राइस जो है 20% बढ़ रही थी। तो यहाँ पे उसका आंसर जो है 1/4, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, वो मिस्टेक है। तो आंसर कितना आएगा, 0.25। यहाँ पे हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या होने वाला है कि इसका एक यहाँ पे डेफिनेशन भी बताई हुई है कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 देन डिमांड इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। उसका ग्राफ जो है थोड़ा यहाँ पे स्लोप नेगेटिव ही आएगा, लेकिन वो वाई एक्सिस के क्लोज रहेगा। और ये किस में देखने को मिलती है, कौन से ऐसे गुड्स होते हैं, तो फूड ग्रेन, मिल्क, ऑयल, उसमें इस टाइप की डिमांड देखने को मिलती है। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसी के हिसाब से अगर डिमांड में कुछ चेंजेस आते हैं तो इसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। और उसका यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड को हम ऊपर रखेंगे और उसका इनकम जो है उसका प्रोपोर्शन को हम जो चेंज आएगा उसको हम नीचे रखेंगे, उसका रेशियो होगा, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ EY। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है टाइप्स ऑफ या तो डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके 3 मेन टाइप्स है, जिसमें पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से बात करेंगे। मानो कि डिमांड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे उसका रीज़न ये रहेगा कि भाई इनकम जो है कंज्यूमर की वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। और मानो कि डिमांड जो डिक्रीज होती है तो वो भी उसका रीज़न रहता है कि कंज्यूमर की इनकम फॉल हो रही है। तो ये दोनों चेंजेस जो है उसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि दोनों राइज हो गया तो दोनों फॉल हो गए। तो इसी के हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। पहला है यूनिट इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, EY इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम और डिमांड दोनों का प्रोपोर्शन दोनों का सेम रहेगा, तो उसका रेशियो 1 आएगा। अगर मानो कि डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिट EY ग्रेटर देन 1 होगा, वो कब होगा, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम जो है वो उसके कंपैरिजन में जो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन यूनिटी की बात करते हैं तो डिमांड का जो प्रोपोर्शन होगा वो इनकम के कंपैरिजन में कम होगा, तो ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। अब आ रहा है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। तो इसमें हमें याद रखना है कि जब डिमांड डिक्रीज होगी लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम तो राइज हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो है डिमांड जो मिलती है उसको बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे गुड्स कौन कौन से होते हैं, तो इसको गिफेन ने फाइंड किया था, रॉबर्ट गिफेन ने। तो उस गुड्स को भी हमने बोला था गिफेन गुड्स, जो आगे हमने उसके बारे में स्टडी किया था। उसके यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए कि बाजरा और कोदारी और कॉर्सकेन, पाल्मोलिन ऑयल और वेजिटेबल घीस, तो हमें उसको याद भी रखना है। अब आ रहा है उसमें जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर की इनकम जो है उसमें चेंज होगा लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको बोलेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कौन से गुड्स रहते हैं, तो उसका एग्जांपल हमें याद रखना है। जो लो प्राइस के गुड्स होते हैं, सॉल्ट, पोस्ट कार्ड, पेन, मैच स्टिक, स्टेपलर पेन, इसमें जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है। अब हमारा टॉपिक उसमें है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें 2 अलग अलग टाइप के गुड्स जो रहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा रहता है कि जो गुड्स मार्केट में मिलते हैं उसकी जगह पे हम दूसरे गुड्स का इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो डिमांड यहाँ पे जो रहती है उसको बोलेंगे। उसमें प्राइस में भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइस चेंज हो रही है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं कि जो साथ में यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं। एक गुड्स जो है अगर हम लेके आएंगे, दूसरा गुड्स लेके नहीं आएंगे, तो वो उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा और वो जो है इंसान की यहाँ पे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे गुड्स के लिए जहाँ पे मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी के गुड्स की हमने बात की, तब हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि जो हम पर्टिकुलर गुड्स इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है उसको नीचे लिखेंगे। तो डिमांड और ये प्राइस का जो रेशो मिलेगा उसके बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक यहाँ पे आ रहा है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने आगे इन्वर्स रिलेशनशिप देखी थी प्राइस और डिमांड की, जिसको हमने यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड बोला गया था, लेकिन इसमें वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं हुआ था कि डिमांड में थोड़ा सा भी हम अगर चेंज लाते हैं, जैसे कि 10% जो चेंज आता है प्राइस में, तो उसमें डिमांड में कितना चेंज आता है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया था इस लॉ में। तो इस टाइप के जो स्पेसिफिकेशन जो है उसके लिए कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को लिया जाता है, मतलब ये कंसेप्ट समझना पड़ता है। और ये कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सारी मेथड जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज, टोटल आउटले मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं उसको, और जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो इसके डिस्कशन हम जो है वो कॉलेज के आगे की स्टडी में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगले वीडियो के बारे में मैं व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।